विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 कक्षा 12वीं के लिए, और आज का अध्याय है विद्रोही और राज्य। इसका पहला शीर्षक है विद्रोह का ढर्रा। अब विद्रोह का क्रम कैसे प्रारंभ हुआ, हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्रोह की जो सिलसिलेवार विद्रोह हो रहे थे भारत में, क्रमबद्ध तरीके से विद्रोह हो रहे थे, ये किस प्रकार से नियोजित किए गए थे। यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे खबर में पहुंचती है गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह की घटना क्रम कमोबेश एक जैसा था। हर छावनी में विद्रोह का जो घटनाक्रम था वो कमोबेश एक जैसा था। कमोबेश मतलब हूबहू या लगभग एक जैसा था। सबसे पहले हम देखेंगे यानी जितनी भी छावनियां थी सैनिक एक जैसे ही विद्रोह होते थे। इसका मतलब था ये विद्रोह सुनियोजित तरीके से पहले ही बता दिए गए थे कि आप लोगों को इस प्रकार से विद्रोह करना है, क्योंकि हर छावनी में एक जैसी घटना घटती थी और विद्रोह हो जाता था। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे 1.1 में सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए। 1.1 सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे चूंकि 1857 का विद्रोह एक सैन्य विद्रोह था, इस विद्रोह का साथ आम जनता, किसान, शिक्षित वर्ग सभी ने दिया था, लेकिन वास्तविक रूप से नेतृत्व इसका सैनिकों ने किया था। प्रारंभ इसका सैनिकों ने किया था, तो इसलिए यह सैन्य विद्रोह कहलाया। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। अलग अलग छावनी के जो सिपाही होते थे, जिसमें भारतीय सिपाही शामिल होते थे, इन्होंने किसी न किसी संकेत का प्रयोग किया था एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। चूंकि वर्तमान समय जैसी उस समय संचार व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई सोशल मीडिया था, ना ही इतने अच्छे टेलीफोन सिस्टम थे। ये जो टेलीफोन सिस्टम थे वो केवल फिरंगियों के लिए थे, अंग्रेजों के लिए थे। तो यहाँ होता क्या है, हमारे सैनिकों ने कुछ संकेतों का प्रयोग किया था, और वो संकेत क्या थे आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया। जिस सैनिक छावनी में विद्रोह होता था तो वो वहां शाम के समय तोप का गोला दागते थे, जिससे एक छावनी से दूसरी छावनी पर संकेत मिल जाए, उन्हें खबर मिल जाए कि यहां पर विद्रोह हो चुका है। कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। बिगुल एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो युद्ध के समय बजाया जाता है, युद्ध प्रारंभ होने का संकेत देता है। तो कई छावनियों से संकेत के रूप में शाम के समय तोप के गोले दागे गए थे, और कई छावनियों से बिगुल बजाया गया था, जिससे सैनिकों को, अन्य छावनी के सैनिकों को इस बात का पता चल जाए कि इस छावनी में विद्रोह हो चुका है। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया। सबसे पहले सैनिकों ने किसको लूटा? शस्त्रागार को, जहां हथियार रखे रहते थे, जहां गोला बारूद रखी रहती थी, उस सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। विद्रोह के लिए धन की भी आवश्यकता थी, तो सरकारी जहां खजाना होता था, सरकार का जहां धन रखा रहता था, उसको भी उन्होंने लूटा। तो पहले हथियार, फिर धन। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ, दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते गए। गोरों से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना था। गोरे अर्थात अंग्रेजों से संबंधित जो भी वस्तु थी, जो भी चीज थी, वो विद्रोहियों का निशाना था। यहां तक कि गोरों के जो चमचे थे, गोरों के जो पिट्ठू थे, उनको भी नहीं छोड़ा गया। जैसे अमीर, साहूकार,
इन लोगों को भारतीय लोग गोरों का पिट्ठू या गोरों का चमचा मानते थे, इनको भी नहीं बख्शा गया था। तो गोरों से संबंधित हर चीज, हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें की जाने लगीं। हिंदुओं, मुसलमानों और तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए और फिरंगियों को का सफाया करने के लिए, फिरंगी का हम अभी आपको इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा में अपीलें की जा रही थी। हिंदुओं से हिंदी में, मुसलमानों से उर्दू में और फारसी में अपील की जा रही थी कि हम सब एकजुट हो जाएं और फिरंगियों का सफाया कर दें। यहाँ फिरंगी शब्द जो आता है, इसका मतलब है, फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी, जो संभवतः फ्रैंक अर्थात फ्रांस का नाम जिसके आधार पर पड़ा था, फ्रांसीसी लोगों के लिए फिरंगी शब्द का उपयोग किया जाता था। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता था। उर्दू वाले और हिंदी वाले जो थे, हिंदू और मुसलमान, पश्चिमी लोग जो आए थे हमारे यहाँ, यूरोप के लोग जो आए थे, उनका मजाक उड़ाने के लिए फिरंगी शब्द का उपयोग भी किया जाता था। इसका प्रयोग कभी कभी अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता था, यानी फिरंगियों का या अंग्रेजों का अपमान करने के लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। जब हिंदुओं से, मुसलमानों से और अन्य लोगों से हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा में एकजुट होने की अपील की जा रही थी और फिरंगियों को यहाँ से सफाया करने की बात की जा रही थी, सभी लोग एकजुट हो गए और विद्रोह में आम लोग भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा अब बढ़ गया था। आम लोग का मतलब है पब्लिक भी विद्रोह में शामिल हो गई थी, तो अब विद्रोह का दायरा बढ़ गया था। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। लखनऊ में, कानपुर में और बरेली में यहाँ साहूकार और अमीर लोग भी विद्रोहियों का निशाना बनने लगे, क्योंकि विद्रोही इनको फिरंगियों का या अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ये लोग किसानों का और आम पब्लिक का शोषण करते थे, धन दे करके बहुत सारा ब्याज इकट्ठा ले लेते थे और उन बड़ी निर्ममता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक उस ब्याज को वसूल करते थे। इस प्रकार देहाती लोगों में या आम पब्लिक में, आम जनता में इनके प्रति विद्रोह भड़कने लगा था। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूटकर तबाह कर दिए गए। कानपुर, बरेली और लखनऊ में ज़्यादातर जगह अमीर लोगों के घर बार को लूट करके तबाह कर दिया गया। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोह ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। क्योंकि ये सिपाहियों की कतारों में विद्रोह हो रहे थे, कहीं पैदल सैनिक करते थे, कहीं घुड़सवार करते थे, जगह जगह छावनियों में जो विद्रोह हो रहे थे, जबकि ये छिटपुट विद्रोह थे, लेकिन इन्होंने एक विशाल बृहत रूप ले लिया। चौतरफा विद्रोह होने लगे। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। सरकार की जो सत्ता थी, सरकार के जो सोपान थे, सोपान का मतलब जो सत्ता के क्रम होते हैं, छोटा, बड़ा और बड़ा, इस प्रकार से सत्ता में सोपान होते हैं, तो इन सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी, उनके आदेशों की भी अवहेलना होने लगी। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। चूंकि आपको पता है विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था और विद्रोह आग की तरह पूरे भारत की सैनिक छावनियों में फैल चुका था, चूंकि इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया। तो मई और जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज लोग, गोरे लोग अपने को बचाने में लगे हुए थे, अपने घर बार बचाने में लगे थे, अपनी जान बचाने में लगे थे। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। ताश एक पत्ता होता है, कार्ड होता है, जो कि लोग आमतौर पर लोग मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। और ताश के पत्तों से यदि कोई
डिजाइन या आकृति बनाई जाती है। एक पत्ते को अगर आप छू दो तो सारे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। इसी प्रकार एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा है, क्या लिखा है कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। आगे हम इस पे बात करेंगे संचार पर। इससे पहले एक स्रोत है, असामान्य समय में सामान्य जीवन पहला स्रोत है। समय कैसा था? असामान्य, अंग्रेजों के लिए बड़ा मुश्किल का समय था, हम भारतीयों के लिए भी मुश्किल का समय, असामान्य समय था। क्योंकि विद्रोह कहीं भी हो सब पर प्रभाव पड़ता है, पक्ष पर भी और विपक्ष पर भी। क्योंकि विपक्षी गोरे थे, अंग्रेज थे, और पक्ष में हमारे भारतीय की आम पब्लिक थी, आम जनता थी। तो इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? एक रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं, एक नई यहाँ पर दिल्ली उर्दू अखबार ने 14 जून 1857 की एक रिपोर्ट दी है, उसको पढ़ेंगे हम। यही हालत सब्जियों और साग, यानी सबसे पहले अगर देखें तो विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ, उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, यानी किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे जब विद्रोह हो रहा था, उथल पुथल हो रही थी, अंग्रेज़ों को लूटा जा रहा था, अमीरों और साहूकारों के तबाह किया जा रहा था। तो उस समय लोग कैसे अपना जीवन जी रहे थे, सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ। सामान्य जीवन का मतलब जो कॉमन लाइफ लोगों की रहती है वो किस प्रकार तबाह हो रही थी। विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। और इसके लिए रिपोर्ट देते हैं अपन, दिल्ली का एक उर्दू अखबार था जो 14 जून 1857 को प्रकाशित हुआ। उसमें क्या लिखा? यही हालात सब्जियों और साग यानी पालक के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी, जैसे कुंजड़े कहते हैं जो सब्जी का व्यापार करते हैं, कुंजड़ों ने रोक कर, यानी उन्हें बहुत दिनों से जमा कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचे से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता था। जो शहर में बाग बगीचे थे उनसे कुछ फल सब्जियां निकलती थी, वो चंद लोगों तक ही पहुंच रही थी। लेकिन गरीब लोग, मध्यम वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिराकर रह जाते थे हैं, क्योंकि ये चीज़ें खास लोगों के लिए ही हैं। यहाँ एक और चीज़ भी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, मतलब उस समय हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया था। पानी जो भरते हैं उनको भिस्ती बोला जाता है। जो पानी भरने का काम करने वाली एक विशेष जाति होती थी जो घर घर में पानी पहुंचाती थी, उसको भिस्ती कहा जाता था। तो पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया क्योंकि विद्रोह हो रहा था। ज़्यादातर पानी लेकर के वो जिन घरों में जाते थे वहाँ विद्रोह पहले से हो चुका था, तो पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया था। और क्या होता है? गरीब सुरफा कहते हैं शरीफ लोगों को। गरीब सुरफा खुद घड़ों में पानी भरकर लाते थे। गरीब जो शरीफ लोग थे वो अपने घड़ों में खुद पानी भरकर लाते थे, जबकि पानी लेकर आने वाले कौन हुआ करते थे? भिस्ती हुआ करते थे। इन्होंने पानी भरना बंद कर दिया और गरीब शरीफ लोग अपने हाथ से घड़ों में पानी भर करके लाते थे। तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर हराम खोर हो गए थे। जो हलाल खोर थे वो हराम खोर बन गए थे। हलाल खोर उसको कहते हैं जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको हलाल कहा जाता है, और जो बेईमान होता है वो हराम होता है। तो हलाल खोर क्या बन गए थे? अब हराम खोर बन गए थे। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई है और यही हालत बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देंगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे।